जय हिंद दोस्तों, मैं कैडेट रोशन मेहरा आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कि जो एनसीसी के द्वारा अपन एटीसी कैंप यानी एनुअल ट्रेनिंग कैंप करके आते हैं, उनमें जो उस जर्नी के दौरान अपन क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, वो 10 दिन में ऐसा क्या चीज़ें नहीं सीखने को मिलती जो अपन पूरी लाइफ भर में नहीं सीख पाते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एनुअल ट्रेनिंग कैंप का डे फर्स्ट को क्या होता है कि जैसे हम अपने बैग्स वगैरह पैक करके यहाँ से अपनी कॉलेज स्कूल से निकल जाते हैं, जहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम और प्लेस होता है। वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम हमारा 11 बजे का था, तो 11 बजे हम वहाँ पर पहुँच गए थे। 11 बजे पहुँचने के बाद हम सभी की काउंसलिंग हुई और हमारे सभी के बैग्स चेक किए गए। और बैग्स चेक करने का पर्पज़ यही होता है कि कोई ड्रग्स या अल्कोहल या फिर टोबैको या ऐसी कोई चीज़ें नहीं लाया हो जो कि कैंप में अलाउ नहीं होती है। ये इनके ऊपर सख्त मना होता है इन चीज़ों के लिए। तो चलिए देखते हैं अपन एनुअल ट्रेनिंग कैंप डे फर्स्ट को क्या होता है कि हमारा रिपोर्टिंग टाइम होता है 11 बजे का। उसके अलावा जो डेट थी 3 जून 2025 को हमारा कैंप स्टार्ट हुआ था। फिर हम सभी की काउंटिंग्स होती है, फिर उसके बाद हमको आफ्टरनून में करीबन 2 बजे के आसपास लंच मिलता है। फिर बेसिकली लंच होने के बाद हम सभी को रेस्ट में सभी को बुलाया जाता है और सभी को कंपनीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे हमारी कंपनी का नाम था चार्ली कंपनी का नाम था, फिर बाद में इसको बदलकर अब्दुल हामिद कंपनी कर दिया गया था। अब अपन थोड़ा सा अब्दुल हामिद के बारे में जान लेते हैं, जो कि हवलदार अब्दुल हामिद क्या थे कि 1 जुलाई 1933 10 सितंबर 1965 तक रहे हैं। भारतीय सेना की 4th ग्रेनेडियर में एक सिपाही थे जिन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान खेमकरन सेक्टर के आसल उताड़ में लड़े गए युद्ध में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सेना पुरस्कार वीर चक्र मिला। यह हमारी कंपनी का नाम था। अब मैं आपको सबको बता दूं कि हमको कंपनीज में ही क्यों डिवाइड किया। कंपनीज में डिवाइड करने का रीजन ये था कि देखो, हमारा कैंप स्टार्ट हुआ, उसके दूसरे या तीसरे दिन ये रिपोर्ट्स भी आई थी। कैडेट्स सीख रहे हैं मैप रीडिंग, सिविल डिफेंस, है ना। एनुअल कैंप्स के दौरान MNIT जयपुर में 14 स्कूल्स और कॉलेजों के कैडेट्स ले रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट। तो देखो, इसके अंदर टोटल कितने कैडेट थे? 453 हम टोटल कैडेट थे। अब उन सभी को कैसे मैनेज करना है, इसी पर्पज को रखते हुए, इसी चीज को देखते हुए हम सभी को डिवाइड कर दिया गया अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, इको कंपनीज में। तो मैं चार्ली कंपनी में था और ये कैंप हमारा 10 दिन का रहा। तो एनुअल ट्रेनिंग कैंप के डे फर्स्ट को हमको फिर लंच होने के बाद और हमारे कंपनीज में डिवाइड करने के बाद एक क्लास हुई। उसके हमको बेसिक नॉलेज मिली किसकी? .22 राइफल की। देखो, अपन देखते हैं .22 राइफल। .22 राइफल 3 प्रकार की होती है। उसके हमको पहले जो नॉलेज दी गई .22 डिलक्स राइफल की। इसकी लेंथ होती है 43 इंच की, इसकी कैपेसिटी 10 राउंड्स की होती है। इसका वजन अपन देखें तो पाउंड्स में, क्वेश्चंस में जो अपने पेपर होते हैं उनमें पाउंड्स में पूछा जाता है, तो 6 पाउंड 2 औंस इसका वजन होता है। इसकी कारगर रेंज 1700 गज होती है। इसका कैलिबर .22 का होता है, इसीलिए इसको .22 राइफल कहा जाता है। ये इसकी बेसिक नॉलेज हमको सीखने को मिली। और इसका एस्टेब्लिशमेंट यानी कि यूगोस्लाविया द्वारा किया गया था सबसे पहले। अब अपन चलते हैं अपने एनुअल ट्रेनिंग कैंप के डे सेकंड पे। देखो, डे सेकंड पे हमको, देखो, डे 1 को हमको सारी चीज़ें ब्रीफिंग में बता दी गई थी कि डे सेकंड को होने क्या वाला है ना। जब रोल कॉल होता है तो उस टाइम पे हम सारी नेक्स्ट डे की सारी एक्टिविटीज़ हमको बता दी जाती है। तो अपन जैसे ही एनुअल कैंप का जो डे सेकंड है हमारा स्टार्ट होता है, तो हमको मॉर्निंग में सुबह 5:30 से 6:30 बजे के बीच में जॉगिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाती है। और फिर उसके बाद में हमको रेस्ट और ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर हम आते हैं नहा धो करके अपनी ड्रेस पहन करके अपनी ब्रेकफास्ट करते हैं 8 बजे के बाद। फिर 8 से 10 बजे तक हमारा ड्रिल यानी कि परेड टाइम होता है, तो हमको परेड करवाया जाता है। ये तीनों चीज़ें देखो कॉमन मिलती हैं अपने को पूरे 10 दिन के दौरान। जिस दिन अपनी रिपोर्टिंग होती है और जिस दिन हमको लास्ट डे होता है, उस दिन को छोड़ करके पूरे 8 दिन अपने को रेगुलरली ये चीज़ें कॉमन करनी पड़ती है। मॉर्निंग में वही उठना, जॉगिंग करना और फिर ब्रेकफास्ट करना, ड्रिल करना। फिर इसके बाद हमको क्लासें मिलती थी। तो हमारी जो पहली क्लास हुई थी डे सेकंड के अंदर, वो हुई थी बेसिक ट्रैफिक रूल्स के लेकर के, जो कि हमारे ट्रैफिक
जो इंचार्ज इंस्पेक्टर थे वो आए थे और हमको ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया था। कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट नंबर भी जिन जानकारी दी थी जो कि अपने को पता होना जरूरी है, कभी भी अपने को इनका काम अकॉर्डिंग काम पड़ सकता है तो अपने को हो सकता है। जैसे कि 1033 ये बेसिक बोल तो ट्रैफिक रूल्स के ट्रैफिक पुलिस के नियम है। अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर के शिकायत है, कई बार अपना रोंगली चालान कट जाता है या हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आओ, तो आप बेझिझक ट्रैफिक पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा 102 और 112 ये इमरजेंसी नंबर आते हैं, एम्बुलेंस के भी आते हैं। 112 के अंदर आपको तीनों सर्विसेज मिलती है, फायर भी मिलता है, एम्बुलेंस मिलता है, इसके अलावा पुलिस भी सर्विस मिलती है। और 102 अपने ये भी इमरजेंसी में आता है। इसके अलावा अपन देखें तो 108 एम्बुलेंस के लिए है और 164 यानी 1064 ये एंटी करप्शन ब्यूरो का नंबर है। इसके अलावा वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 ये वुमेन हेल्पलाइन के लिए है। और 103 ये भी किसका है, ये भी ट्रैफिक पुलिस का है। और 101 फायर सर्विसेज का है। 1930 ये साइबर क्राइम का है। अगर अपने को इनमें से किसी भी सर्विस की हो सकता है, इनकेस वो अपन कहीं पर हो मार्केट में तो इनकी अपने को जो रिक्वायरमेंट है या जरूरत पड़ जाती है, कई बार अपन देखते हैं लेकिन अपने को मोबाइल नंबर्स याद नहीं होने के कारण अपन कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इन सारे नंबर्स का अपने को ध्यान होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ट्रैफिक रूल्स के बारे में हम सबको बता दिया गया था। और उसके अलावा जो सिग्नल्स होते हैं, जो बत्ती पे सिग्नल्स होते हैं, तो उन सभी को भी बता दिया गया था। तो ये हमारी ट्रैफिक रूल्स की पहली क्लास होती है एनुअल ट्रेनिंग कैंप डे सेकंड को। और फिर उसके बाद लंच होता है, लंच के बाद फिर हम वापस आ जाते हैं। फिर हमको टेक्निकल नॉलेज दी जाती है .22 राइफल की कि इसके पार्ट्स को क्या क्या कहा जाता है, कैसे इसको यूज किया जाता है। जैसे मैं आप सभी को बता दूं कि ये .22 राइफल है, इसकी लेंथ आपको बता दी थी 43 इंच होती है। इसके अलावा देखो अपन स्टार्ट करते हैं शुरू से, कॉर्नर से, है ना। तो इसके जो कॉर्नर पे छेद होता है जहाँ से गोली निकलती है उसको मजल बोलते हैं। मजल के ऊपर एक ये लगा होता है गोल सा ब्लैक कलर का, इसको 4 साइड प्रोटेक्टर बोलते हैं। अब ये प्रोटेक्टर बोलते हैं, इसके अंदर एक टिप होती है, जैसे अपन कील वगैरह देखते हैं ना वैसी, उसको बोलते हैं 4 साइड टिप, है ना। फिर वहाँ 4 साइड मजल से लेकर के जो ये अपने लकड़ी का हिस्सा देख रहे हैं यहाँ तक इसको बोला जाता है बैरल बोल जाता है। फिर अपन आगे आते हैं तो इसमें ये एक चैम्बर होता है जहाँ पर अपन गोली वगैरह डालते हैं इसमें, है ना। और फिर ये आ गया ट्रिगर, इसके नीचे लगा हुआ है ट्रिगर गार्ड, ये होती है ग्रिफ जहाँ पर इसको पकड़ते हैं। ये हो गया बट, फिर अपने को इसमें बट के नीचे अपने को देखने को मिलती है बट के यहाँ पे 2 बोल्ट होते हैं, उसको बट बोल्ट बोला जाता है, इसको टो बोला जाता है, इसके हेड को व्हील बोला जाता है। यहाँ पर ये नीचे लास्ट में लगी होती है, इसको बट प्लेट बोला जाता है। इस पूरी राइफल को .22 राइफल बोला जाता है क्योंकि इसका कैलिबर .22 का होता है। चलो हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है और क्लास कंप्लीट होने के बाद इवनिंग में अपने को हमको क्या करवाया जाता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाई जाती है। जैसे बास्केटबॉल हो गया, टग ऑफ वॉर यानी रस्साकसी हो गया, इसके अलावा वॉलीबॉल हो गया और खो खो हो गया, रनिंग हो गई, ये सारे खेल्स हमको करवाए जाते थे। अब देखो मॉर्निंग का रूटीन मैंने बता दिया वो कॉमन था, और ऐसे ही इवनिंग का रूटीन भी कॉमन रहता है कि स्पोर्ट्स होना ही होना है। बस इसमें एक नई चीज अपने को सीखने को मिलती है, जो हमारे लेक्चर होते थे, जो क्लासेज होती ही, वो उसमें हर दिन हमको कोई ना कोई नई क्लास मिलती थी और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। तो चलिए अपन देखते हैं आप नेक्स्ट डे को। एनुअल ट्रेनिंग कैंप का डे 3 हमारा स्टार्ट होता है। देखो कॉमन चीजें मैंने आप ही को बता दी, मॉर्निंग में जॉगिंग होती थी, ब्रेकफास्ट होता था, उसके बाद हमारी ड्रिल होती थी, उसके बाद हमारा क्लास या लेक्चर स्टार्ट होता है। एनुअल ट्रेनिंग कैंप का डे 3 जिसमें हमको फायर और सेफ्टी की क्लास मिलती थी, जिसमें हमको बताया जाता है कि आग क्या है, कैसे लगती है और आग कितने प्रकार की होती है, इसको कंट्रोल करने के मेथड्स हमको सिखाए गए थे वहाँ पर। तो चलिए अपन देखते हैं। आग का मतलब होता है, देखो आग कब बनती है, जब ऑक्सीजन प्लस हीट प्लस फ्यूल यानी कि ज्वलनशील पदार्थ हो या उष्मा हो और वायु, ऑक्सीजन वायु में मिलती है, ये तीनों अगर मिल जाता है इनका कॉम्बिनेशन, तो आग अपने को दिख जाती है या फिर लग जाती है। अब इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होने के बाद अपने को आग का पता चल जाता है। तो अपन कई बार देखते हैं कि इन तीनों में से किसी एक का कनेक्शन कट करके अपन उसको बुझा सकते हैं, लेकिन अगर अपने को इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज पहले से होगी तो अपन थोड़ा अच्छे तरीके से इस पर वर्क कर सकते हैं, नहीं वैसे अपने को भी हम सोच सकता है ना। अब चलो अपन देखते हैं। देखो ये कारक है, ये क्या है, कारक है कि इनके कारण आग लगती है। कारण, अब इसके कारण देख सकते हैं।
असावधानी के कारण हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, आतंकवाद या युद्ध के अंदर भी आग लग सकती है, इन चीज़ों के कारण आग लगती है ना। अब अपन देखते हैं कि आग कितने प्रकार की होती है। आग 4 प्रकार की होती है। ए क्लास के अंदर पेपर वगैरह जो भी ये सारे जलते हैं। बी क्लास 5 में लिक्विड जो भी ऑयल पेट्रोल वगैरह आते हैं। और सी क्लास 5 में गैस जैसे मेथेन हो गया, CH4 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जब जितनी भी ज्वलनशील गैसें हैं वो सभी सी क्लास 5 में आती है। डी क्लास 5 की अपन बात करते हैं तो मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, इनमें अगर आग लगती है तो ये डी क्लास 5 में आती है। अब इनको कंट्रोल करने के मेथड देखो, कंट्रोल करने के हमको 3 मेथड बताए गए थे। पहला है कूलिंग मेथड, अपन पानी डाल करके आग बुझा सकते हैं। उसके अलावा है देखो, दूसरा ऑप्शन क्या आता है, ऑक्सीजन को कट कर सकते हैं। एयर कट करने के बाद भी हो सकता है नहीं, होता ही है कि आग बुझ जाती है। तीसरा ऑप्शन है स्टारवेशन ऑफ फायर, यानी कि इसमें अपन फ्यूल यानी ऊष्मा को हटा सकते हैं। इन तीनों मेथड्स के द्वारा अपने को आग पर कैसे कंट्रोल करना है ये चीज़ें सिखाई जाती है। इस प्रकार से हमारा, और फिर हमको ये क्लास होने के बाद विजिट करवाया जाता है BTH में, यानी कि भामाशाह टेक्नो हब है, इसके अंदर हमको विजिट करवाया जाता है। ये अपने जयपुर के अंदर ही है। अब ये इसमें विजिट क्यों करवाया जाता है, इसमें देखो एक तो टेक्नोलॉजी के बारे में हमको सीखने को मिलता है, दूसरा हमें यहाँ पर एक लेक्चर भी होता है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि यहाँ पर गांव या रूरल एरियाज में या किसी भी एरिया में अगर किसी के पास आइडिया है ना, तो वो अगर उस आइडिया पे काम करना चाहता है तो ये क्या करते हैं BTH वाले, उसकी हेल्प करते हैं। हेल्प कैसे करते हैं, उसको एक अच्छा प्लेस प्रोवाइड करवाते हैं, उसको साल भर तक ये पैसे देते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो उनको देखो, अगर आपके पास आइडिया है तो आपको जगह मिल रही है, पैसा मिल रहा है, और ये पैसे फिर वापस भी नहीं लेते हैं। आपका आइडिया अगर ग्रोथ कर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करता है तो सबसे अच्छी बात है। तो और वो ये इनका आइडिया इन्होंने ये किया ही क्यों, देखो सब अपनी अपनी शॉप्स खोल करके मार्केट में बैठे रहते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी भी करते हैं, लेकिन इनका पर्पज़ क्या था, ये अंडर द गवर्नमेंट के काम करता है। इसका पर्पज़ ये था कि अगर अपन देखते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, तो जहाँ पर अगर 1 लाख या 50,000 की भी वैकेंसी आती है तो वहाँ लाखों फॉर्म आते हैं। लगभग अपन देखें तो एक सीट के ऊपर 100 या 200-250 बच्चे कंपटीशन करते हैं। अगर इस आइडिया के थ्रू अगर किसी का आइडिया वर्क कर रहा है और वो वहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, फिर उसको टीम मेट की जरूरत होगी, तो वहां जहां पर कंपटीशन है वहां से अगर 4-5 बंदे ये हटा पा रहा है तो कंपटीशन अपना कम हो रहा है, लेस देन इनको इनकम अच्छी खासी मिल रही है। तो BTH में हमको टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ ये सारी चीजें बताई जाती है। जब हम BTH में जाते हैं तो हमारे क्लास होती है 7.62 mm SLR राइफल की, तो ये हमने मिस कर दी थी क्योंकि हम BTH में चले गए थे वहाँ पे घूमने और देखने के लिए। अब इसकी बेसिक नॉलेज अपन देख लेते हैं। 7.62 mm SLR राइफल को, इसकी लेंथ होती है 45 इंच, इसका वेट होता है 4.4 kg विदाउट मैगजीन, है ना। और इसकी राउंड कैपेसिटी होती है 20, और इसके जो ये बैरल होता है इसकी लंबाई होती है 21 इंच, इसका मजल वेलोसिटी होता है 2700 फुट पर सेकेंड। और भी इसमें देखा रखा है, जैसे मैंने पहले बता दिया था, .22 में ट्रिगर गार्ड जो अपन इसको देख सकते हैं। इसमें ये चैम्बर यहाँ पर इसमें क्लियर दिख रहा है, इसको बैरल बोलते हैं, इसको मजल बोलते हैं। ये 4 साइड टेप हो गया, ये गैस चैम्बर हो गया, ये सारी चीज़ें हमको इसमें बताई जाती है। फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपना एनुअल ट्रेनिंग कैंप डे 4। इसमें वही मॉर्निंग में जॉगिंग और एक्सरसाइज। देखो डे 4 में अपने को सीखने को नई चीज़ क्या आई हमारे लिए, जैसे हम डे 3 तक क्या कर रहे थे, हम आते थे, जॉगिंग वगैरह करते थे, एक्सरसाइज करते थे और चले जाते थे। अब हमको नया चीज़ क्या सीखने को मिला, हमको योगा की क्लास देखने को मिली। इसमें योग आसन के बारे में बताया गया, हमको इनकी प्रैक्टिस भी करवाई गई। तो ये हमारे 2 दिन चला था। तो अब योग के बारे में जान लेते हैं। योग का सीधा सा अर्थ ध्यान या कहा जाता है कि समाधि। इसके रचयिता महर्षि पतंजलि माने जाते हैं, लेकिन ये पहले भी वेदों में, पुराणों में अपने को देखने को मिलता है। महर्षि पतंजलि तो अभी माने जाते हैं, ना कि ये अपन एग्जिट कह सकते हैं कि यह है। और योग के अंग, ये 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब देखो अपने लिए कौन कौन से जरूरी है। हर स्टूडेंट को सूर्य नमस्कार, ऊर्जासन, त्रिकोणासन, धनुरासन, चक्रासन, भुजंगासन,
वक्षासन, और प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति हो गया, ओम का मंत्र हो गया। ये चीज़ें अगर अपन डेली 15 से 20 मिनट करते हैं तो अपने लिए बेनिफिशियल है इन स्टडी लाइन में, और अपन आगे तक अपने स्टडी पर फोकस कर सकते हैं। फिर हमारी क्लास होती है सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की, जिसमें हमको ये चीज़ें सिखाई जाती है कि अगर आपदा के दौरान अपन किसी की कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। कुछ घाटों के बारे में भी हमको बताया जाता है कि देखो, एक तो नॉर्मल गार्ड्स हम लगाते हैं तो उसमें थोड़ा खतरा होता है कि ये खुल जाएगी तो फिर हो सकता है दुर्घटना हो जाए, है। तो जैसे रेफ नोट हो गई, बोलाइन नोट हो गई, इसके अलावा ये कौन सी खूंटा नोट हो गई, ये सारी क्या है कि सेटलमेंट है। और इसके अलावा हमको इस चीज़ में अपने को बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती है। देखो, एक एक चीज़ बताने से वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में बता दिया, है ना। तो अब हमारा देखो, अपन थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा। युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा किसी अन्य प्रकार की आपदा के समय आपदा के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से नागरिकों को सरकार, स्थानीय निकायों तथा स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा नागरिकों की जान माल की रक्षा के लिए कई उपाय किए जाते हैं। इन्हें नागरिक सुरक्षा के उपाय कहा जाता है। दूसरे शब्दों में देखो, सीधे शब्दों में कहा, नागरिकों द्वारा नागरिकों की सुरक्षा, इसी को सिविल डिफेंस कहा जाता है। अब नागरिक सुरक्षा उपायों में निम्नलिखित शामिल है। देखो, बचाव के उपाय यानी प्रिवेंटिव मेजर्स। यह उपाय आपदा के घटित होने से पूर्व किए जाते हैं, जैसे कि लोगों को अनियंत्रण भेजना, उद्योगों को बचाना, छलावरण व आशीष स्लोक बनाना, चेतावनी व प्रशिक्षण देना। दूसरा है नियंत्रण के उपाय। यह उपाय आपदा घटित होने के तुरंत बाद किए जाते हैं, जैसे कि टोहा लेना, हानि व बम आदि की सूचना देना, घायलों को बचाना, सेवाओं का नियंत्रण करना, और आग बुझाना व मलबा आदि हटाना। फिर इसके अलावा तीसरा उपाय क्या है, पुनः स्थापन के उपाय, यानी कि यह उपाय नियंत्रण के उपायों के तुरंत बाद किए जाते हैं, जैसे कि भोजन, आश्रय, वस्त्र आदि की व्यवस्था करना, संपत्ति का बचाव, मृतकों को निकालना, संक्रमण व प्रदूषण पर नियंत्रण पाना, नागरिक सेवाओं के साधनों को पहुंची हानि की मरम्मत करना आदि। अब अपन चलते हैं एनुअल ट्रेनिंग कैंप डे 5। डे 5 को देखो, मॉर्निंग में वही हमारा योगा का पार्ट 2 होता है। फिर हमारी क्लास होती है मैप रीडिंग की। मैप रीडिंग की क्लास होती है, इसके अंदर देखो, मैप रीडिंग की क्लास के मैप रीडिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए ये क्या है, एक क्लास में कंप्लीट नहीं होता है, तो इसकी 2-3 क्लासें होती है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है पार्ट 1। अपन डेफिनेशन देखें तो मानचित्र की किसी भूभाग व उसकी प्राकृतिक और मानव रचित कुछ संरचनाओं को पारंपरिक संकेतों द्वारा या कह सकते हैं रूढ़ि चिन्हों द्वारा समानुपातिक रूप में दर्शाने वाला समतल चित्र होता है। यानी कि इसमें 3 पॉइंट्स पे बात की गई है, भू प्राकृतिक, प्राकृतिक एवं मानव रचित संकेत और सांकेतिक। इन चीजों को अपन अगर किसी समतल चित्र में दर्शाते हैं तो वो मानचित्र कहलाता है। अब अपन देखते हैं मानचित्र के उपयोग। भूमि पर अपनी स्थिति को ज्ञात करने में मदद करता है। भूमि पर शत्रु की स्थिति ज्ञात करने में अपने को मानचित्र से हेल्प मिलती है। इसके अलावा एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी और दिशा दोनों ज्ञात करने में अपने को सहायता मिलती है। चौथा है किसी भूभाग के विभिन्न विशेषताएं ज्ञात करना हो। 5वां है युद्ध के समय चाल की योजना बनाना हो। 6वां है मार्च करने के लिए उचित राशियों का चुनाव करने में मदद मिलती है। ये इसके उपयोग है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मानचित्र। मानचित्र के प्रकार: भूआकृतिक मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, सांख्यिकी मानचित्र, आर्थिक मानचित्र और सैनिक मानचित्र। अब इसमें नई पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए। देखो, मानचित्र बनाया जाता है अपने सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है देहरादून के अंदर, ठीक है। और 7 प्रकार के मानचित्र होते हैं। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होती थी हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हमको देखो बेसिक चीजें बताई। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में किया। और इसके अलावा विद्रोहियों ने 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। इस क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। 1857 का विद्रोह असफल रहा, परंतु इसका प्रभाव यह हुआ कि कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। इसके लिए
भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ। इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट क्लास हुई वो गांधी युग के बारे में हुई थी, जो अपने गांधी जी थे उनके बारे में हमको बताया गया था। बेसिकली महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। वह 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए तथा रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई। वह 1915 में भारत लौटे तथा 1916 में अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। उन्होंने सन 1917 में बिहार के चंपारण के नील किसानों के समर्थन में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया। उन्होंने 1918 में गुजरात के खेड़ा में लगान अदाई के विरुद्ध आंदोलन चलाया। इसके अलावा हमको वीर हमीरदेव चौहान के बारे में बताया गया है, जो हमारे राजस्थान के बड़े ही वीर योद्धा थे। हमीरदेव चौहान रणथंभौर के चौहान वंश के अंतिम शासक थे, जिन्हें उनके साहस और वीरता के लिए जाना जाता है। वह एक महान योद्धा थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने राज्य की रक्षा की। 1283 से 1301 तक ये रहे। अब बात करते हैं, देखो इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी। सिंह गमन, सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये एक प्रसिद्ध कहावत है जिसका अर्थ है सिंह हमेशा एक ही बार संतान को जन्म देता है। सज्जन व्यक्ति अपनी बात को एक ही बार कहते हैं। केले का पेड़ एक ही बार फल देता है। स्त्री को एक ही बार तेल लगाया जाता है, यानी वह एक ही बार विवाह करती है। राव हमीर का हट भी ऐसा ही था। वह जो ठानते थे उस पर दोबारा विचार नहीं करते थे। ये एक प्रसिद्ध कहावत है किसकी? हमीरदेव चौहान की। फिर इसके बाद हमको बताया जाता है राणा रतन सिंह के बारे में। देखो राणा रतन सिंह, जिन्हें राहुल रतन सिंह भी कहा जाता था, मेवाड़ राज्य यानी आधुनिक राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ है उसके राजा थे भारत के, है ना। किस मेवाड़ राज्य के शासक थे। वह गुहिल वंश की राहुल शाखा से संबंधित थे और 1302 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के दौरान अलाउद्दीन खिलजी से हार गए थे। और ये देखो अब ये हारने की वजह क्या थी, लड़ाई क्या थी? एक तो देखो अपन कह सकते हैं कि इसमें पद्मावत जो किताब लिखी मलिक मोहम्मद ने, तो उन्होंने लिखा है कि रानी पद्मिनी की खूबसूरती के कारण इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा देखो कहा जाता है कि इनके बारे में कहा जाता है कि रानी की खूबसूरती इतनी खूबसूरत थी, रानी रत्नावती पद्मावती। तो जो फिर अलाउद्दीन खिलजी था उन्होंने इनसे एक प्रस्ताव रखा कि हम खाली आपकी रानी का खाली चेहरा देखना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे। तो देखो राव रतन सिंह या कहे राणा रतन सिंह, इन्होंने कहा कि हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन इस चीज़ में समर्थन नहीं करेंगे, है ना। तो ये वजह भी हो सकती है एक युद्ध की। दूसरी वजह है कि अलाउद्दीन खिलजी को साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा थी, तो इस वजह से भी ये युद्ध हुआ था। अब जैसे ही रानी पद्मिनी को जैसे पता चलता है कि उनके रावसा राणा रतन सिंह नहीं रहे, तो उन्होंने जौहर कर लिया। ये हमारे कैंप का डे 5 कंप्लीट हुआ। एनुअल ट्रेनिंग कैंप का डे 6 हमको यहाँ पर वेपन ट्रेनिंग दी जाती है। देखो कॉमन चीज़ें आपको पता ही है, तो नई चीज़ हमको सीखने को मिली। वेपन ट्रेनिंग हमको दी गई। .22 डिलक्स राइफल की प्रैक्टिकल नॉलेज दी गई। हमको यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज दी इसलिए गई क्योंकि देखो हमको यहाँ पर फायरिंग के लिए लेके गए थे, इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज। अब निशाना लगाने के सिद्धांत, राइफल पर अच्छी और मजबूत पकड़ होनी चाहिए, लक्ष्य पर सही तरह नज़र टिकाना, सही तरह ट्रिगर दबाना, और फायरिंग प्रिंसिपल एंड पोजीशंस के बारे में अपन लोग बताया गया था। पहला जैसे स्टैंडिंग पोजीशन हो गया, सिटिंग हो गया, इसके अलावा ये नीलिंग पोजीशन हो गया, इसके अलावा लेटकर पोजीशन। हमको लेटकर फायरिंग पोजीशन में फायर करना था। देखो वेपन ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? वेपन ट्रेनिंग कैडेट्स के मन में राइफल के प्रति जो भय या डर होता है, उस भय या डर को निकालने के लिए एनसीसी कैडेट्स को सशस्त्र प्रशिक्षण यानी वेपन ट्रेनिंग दिया जाता है। और फिर हमने वहाँ पर फायरिंग भी की, हमको भी अपने को फायरिंग करने को मौका मिला। इसमें ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी अच्छी है और हमने भी यहाँ पर गोलियाँ चलाई और मेरी यहाँ पर पूरी की पूरी गोलियाँ लगी थी।
अब हमारी यहाँ पर ये कंप्लीट होने के बाद आफ्टरनून लंच होता है। लंच होने के बाद हमारी क्लास चलती है मैप रीडिंग की पार्ट 2, जिसमें हमको देखो वहाँ पर डेफिनेशन हो गई थी, प्रकार हो गए थे। अब यहाँ पर इसकी लिमिटेशंस यानी सीमाएं हमको बताएगी। मानचित्र एक यथार्थ चित्र न होकर केवल एक रेखा चित्र होता है, अतः यह भूमि की सतह पर मौजूद हर चीज को नहीं दर्शाता है। इसमें बदलाव आने की भी संभावना रहती है, अतः यह कभी भी अंतिम अथवा पूर्ण नहीं माना जा सकता है। सेकंड है, यह कागज पर बनाया जाता है, इसीलिए इस पर भूमि की संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करना असंभव है। थर्ड है, कोई भी मानचित्र अप टू डेट नहीं हो सकता है, ये इसकी कमियां होती है मानचित्र की, इसलिए इसको संपूर्ण नहीं माना था। अब बात करते हैं अपन सैनिक मानचित्र की। इन मानचित्र को स्थलाकृतिक यानी ट्रोपोग्राफिकल शीट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं को, भवनों, जलीय आकृतियों एवं आकाशीय आकृतियों को दर्शाया जाता है। देखो सेना में कौन सा मानचित्र यूज किया जाता है? 1 इंच बराबर 1 मील अथवा इनकी 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। मानचित्र में रंगों का प्रयोग, हरा रंग वनस्पति घास वृक्ष, पीला रंग कृषि योग्य भूमि, नीला रंग जल आकृतियों, लाल रंग सड़कें, भूरा रंग धरातलीय आकृतियां, काला रंग मानव निर्मित भवन, इनके लिए ये उपयोग किया जाता है। अब हम अपना स्टार्ट होता है एनुअल ट्रेनिंग कैंप डे 7, 6 तक अपने कंप्लीट कर लिया। मॉर्निंग में हमको यहाँ पर जॉगिंग या योगा ना हो करके हमको मिला स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे टग ऑफ वॉर स्पोर्ट्स की रस्साकशी में करवाया गया था और इवनिंग में इसका फाइनल मैच हुआ था, है ना। और इस दिन मैप रीडिंग का हमको पार्ट 3 करवाया गया था। देखो इसमें हमको क्या सिखाया गया था मैप रीडिंग के पार्ट 3 के अंदर, हाउ टू सेट अप मैप विथ ए कंपास, यानी कंपास से मानचित्र को कैसे सेट करते हैं। तो हमको जो हमारे सीनियर सर थे और मैडम थी, उन्होंने हमको प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें सिखाई थी। इसमें अक्षांश होते हैं एक मैप में, जब हम प्रैक्टिकल टेस्ट देने जाते हैं 2 ही अक्षांश मिलेंगे। अक्षांश प्लस कंपास को अपन डायरेक्शन में रखते हैं तो ये मैप सेट होता है। चलो अपन देखते हैं नेक्स्ट। मैप को 2 तरीके से अध्ययन किया जाता है, क्राफ्ट हो गया, दूसरा प्रैक्टिकल हो गया। में ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं। इसमें मदर लैंड जो एन है इसको मदर लेटर कहा जाता है, ये 5 लाख वर्ग मीटर पर बदलता है। और जो कैपिटल एस है इसको कैपिटल लेटर जब बड़ा दिख रहा है तो इसको कैपिटल लेटर कहा जाता है, ये 1 लाख वर्ग मीटर पर बदलता है। ये चीज़ मेरे को बहुत कम समझ में आई थी वहाँ पर, आई थिंक। अब दूसरी चीज़ में इसमें मैप रीडिंग का पार्ट 3 जो अपना चल रहा है उसमें अपने को बताया ग्राउंड टू मैप, मैप टू ग्राउंड। देखो ग्राउंड टू मैप में क्या होता है, भूमि या जमीन से कोई भी जगह मानचित्र पर ढूंढना, इसको ग्राउंड टू मैप कहा जाता है। मैप टू ग्राउंड किसको कहते हैं, मानचित्र से कोई भी जगह या भूमि पर ढूंढना। सेना में अधिकतर 1 इंच इक्वल टू 1 मील अथवा 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर मापक वाले मानचित्र का प्रयोग किया जाता है, जो अपन ने पहले देख लिया है। अब इसके अलावा फिर हमारी क्लास हुई थी मैप रीडिंग के बाद कंपास की। कंपास के पार्ट्स के नाम हमको बताए गए थे, इसका यूज कैसे किया जाता है, इससे अपन किसी ऑब्जेक्ट को या वस्तु को कैसे देखते हैं, इससे डिग्री कैसे मापते हैं। अब देखो बेसिकली सारे पार्ट्स के नाम से इसमें, लेकिन मेन तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो यहाँ पर ये पार्ट होता है इसको टंग कहा जाता है, ऊपर ये टंग नोच होती है। फिर ये एक लाइन होती है जिससे अपन ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं या मैप में डायरेक्शन पता करते हैं, मैप सेट करते हैं, तो ये हेयर लाइन होती है। इसके अलावा ये हिंज होता है, जो ये कब्जा होता है, जो यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, अपन इस चित्र में देख सकते हैं क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट है, ये कलरफुल है। ये एक ग्लास प्रोटेक्टर होता है, ये ग्लास प्रोटेक्टर होता है, ये विंडो होती है इसकी, ये इसमें जैसे दिख रहा है ना वाइट कलर की, ये क्या हो गया, ये विंडो हो गई। और ये जो पूरा आ गया ये किसका है, ये ग्लास प्रोटेक्टर आ गया, ठीक है। प्रिज्म, प्रिज्म कैस, साइड स्लिंग, थंब रिंग, कार्ड, डायल, जिसको अपन कहते हैं डायरेक्शन मार्क्स। अब ये देखो रंगीन है तो इस चीज़ से अपन देख सकते हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो अपन इसको वस्तु या आइडेंटिफाई की डिग्री कैसे, तो इसमें ये है, कई बार अपन टंग नोच से भी देख सकते हैं, अगर वो क्लियरली नहीं विजिबल है तो हेयर लाइन को अपन किससे, प्रिज्म से मिलाते हैं। हेयर लाइन को प्रिज्म से मिलाने पर अपने को वस्तु की डिग्री पढ़ना होता है ना, वस्तु की डिग्री पढ़ना होता है कंपास के अंदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब कंपास में देखने पर अपने को 2 डिग्री दिखाई देती है, एक डिग्री 1 से लेकर के 180 तक, दूसरी अपने को दिखाई देती है 181 से 360 तक। अब अपने को देखो जब अपना टेस्ट होता है तो अपने को फॉरवर्ड बेयरिंग निकालनी होती है, यानी कि अपने को इनको स्टडी करना होता है। जब इसमें निकालना होता है टेस्ट के दौरान,
तो 181 से 360 वाली डिग्री यानी कि उसके अंदर वाली यानी नीचे वाली डिग्री को अपने को पढ़ना होता है। इसके अलावा अगर आपको पता हो तो ऊपर वाली यानी बाहर वाली बैक बियरिंग भी अपने को ज्ञात करना होता है। इसके अलावा अपने को सर्विस प्रोटेक्टर के बारे में बताया जाता है। सर्विस प्रोटेक्टर में भी जैसे कंपास में 2 डिग्री होती है, वैसे इसमें भी 101 से 1 डिग्री से लेकर के 180 तक होता है, फिर 181 डिग्री से लेकर 360 तक होता है। देखो अब बाहर वाली पढ़ी जाएगी कब, जब अपन 1 डिग्री से लेकर के 181 तक का यूज करते हैं। इसको मैप के अंदर दाहिनी तरफ रखा जाता है और 181 डिग्री से 360 डिग्री तक अंदर वाली पढ़ी जाएगी जब अपन इसको बाहिने रखा जाएगा। अब ये सर्विस प्रोटेक्टर क्या होता है, ये एक प्लास्टिक या लकड़ी का बना होता है और इसकी चौड़ाई 2 इंच, लंबाई 6 इंच होती है, जिससे अपने को इससे अब देखो मैप पे डायरेक्शन प्लस अपने को मैप पे दिशा और डिग्री मापने को काम में आता है सर्विस प्रोटेक्टर। फिर हमारे इसके बाद हमारी क्लास होती है कौन सी, साइबर क्राइम की, है ना। साइबर क्राइम की क्लास होती है, इसमें हमको सारी चीज़ें बताई जाती है। साइबर क्राइम कैसे होता है या अपने कैसे डिजिटल फ्रॉड हो गया या ऑनलाइन क्राइम हो गया, डिजिटल अरेस्ट हो गया, जो डिजिटल अरेस्ट करते हैं और पैसे ये सारी चीज़ें लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट हो गया, म्यूल अकाउंट्स जो डिजिटल अरेस्ट करते हैं, जो रॉबरी के पैसे मांगते हैं, म्यूल अकाउंट्स का यूज़ करते हैं। डीफेक हो गया, चाइल्ड फॉर्म्स हो गया, मेल नोटिस हो गया, इनके द्वारा अपने साथ क्या हो सकता है, ऑनलाइन फ्रॉड कह सकते हैं, डिजिटल फ्रॉड हो सकता है ना। तो अपने को क्या करना है कि हड़बड़ाना नहीं है, गो एंड वेरीफाई करना है। अब बात करते हैं व्हाट्सएप में। आजकल तो व्हाट्सएप पर भी होने लगा है, तो व्हाट्सएप पे देखो आप एक सेटिंग को क्लोज कर सकते हो। कौन सी, ऑटो डाउनलोड ऑप्शन अगर आपने ऑन कर रखा है तो उसको ऑफ कर सकते हो, क्योंकि आजकल क्या होता है कि किसी भी इमेज में कोई भी मॉलवेयर वगैरह सेट करके आपको भेज सकता है। अगर ऑटो डाउनलोड ऑप्शन आपका ऑन है तो वो जैसे आपके व्हाट्सएप पे आती है अननोन नंबर से और ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है, तो उससे क्या होता है, वो मालवेयर जो वायरस है आपके फ़ोन में आ जाता है, आपकी सारी डिटेल्स उनके पास चली जाती है। इसलिए आपको ऑटो डाउनलोड ऑप्शन क्लोज करके रखना चाहिए, यानी ऑफ करके रखना चाहिए ताकि ऑटो डाउनलोड नहीं हो। और इसके अलावा आप 2 चीज़ें इसमें फ़ोन में यूज कर सकते हैं, एम कवच या कवच, ये गवर्नमेंट के एप्लीकेशन है, एंटीवायरस है, अपने मोबाइल के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप संचार साथी पे जाकर के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और देख सकते हैं, और वहाँ पर अपने नंबर पे डाल करके ये चेक कर सकते हैं कि आपके जो नंबर पे आपके नाम से कितनी सिम चल रही है। और इसके अलावा इसके हेल्पलाइन नंबर साइबर क्राइम अगर आपके साथ होता है तो आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है 1930 पे, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है cybercrime.gov.in, इसके ऊपर भी आप जाकर के देख सकते हैं। और ये चीज़ हमको इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई। इसके अलावा हमारी बेसिकली हमको एम्बुश के बारे में बताया गया, चलते हुए या रुके हुए दुश्मन पर अचानक छुपकर घात लगाना ही एम्बुश कहलाता है। ये 2 प्रकार से किया जाता है, तैयारी का एम्बुश या मौके का एम्बुश। तैयारी के एम्बुश में देखो तैयारी करवाई जाती है, जैसे फिजिकल ट्रेनिंग, फायरिंग, इन चीज़ों को देख करके सिलेक्ट किया जाता है और फिर उसमें रिहर्सल्स चलती है। मौके का जब भी आप कहीं पर कूच कर रहे हो तो आपको मौका मिल गया, आपने फायर कर दिया, वो भी एम्बुश हो गया। एम्बुश में अगर अपन पार्टी की बात करते हैं तो इसमें 4 पार्टी आती है, स्काउट पार्टी, कवरिंग पार्टी, रिजर्व पार्टी और स्टॉप पार्टी। अब इस पार्टियों का काम क्या होता है, जैसे सबसे पहले स्काउट पार्टी चलती है, फिर कवरिंग पार्टी होती है, उसके बाद में रिजर्व पार्टी होती है, फिर स्टॉप हो गया, है ना, स्टॉप पार्टी हो गया, ये किलिंग एरिया हो गया। अब यहाँ पर अगर देखो गोलीबारी या आवाज़ें हो रही है और यहाँ अगर अपन दूर दूर है तो यहाँ पर सबसे बेटर अपना कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना। इसके लिए अपने को उन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। अब इसके बाद हमको थोड़ा फायर कंट्रोल ऑर्डर के बारे में बताएगा। युद्ध के समय भिन्न भिन्न आवाज़ें आती हैं, तब सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाला फायरिंग संबंधित आदेश ही फायर कंट्रोल आदेश होता है। ये 2 प्रकार से दिया जाता है, फायर डायरेक्शन ऑर्डर और दूसरा है फायर कंट्रोल ऑर्डर। फायर हमेशा 2 प्रकार से किया जाता है, एक है सेकेंडरी, दूसरा है वितरित, यानी कि कंस्ट्रक्टेड और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड। और आर्क ऑफ फायर भी होता है। आर्क ऑफ फायर में आप जैसे यहाँ पर खड़े हैं, आपके सामने ये ऑब्जेक्ट्स है, तो आपको आर्क ऑफ फायर में फायर करना है। जैसे ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ओ ए और ओ बी के बीच में ये, तो इसका आर्क ऑफ फायर हुआ ए बी, है ना, जो कि फायरिंग रेंज है। अब अपना एनुअल ट्रेनिंग कैंप का डे 8 स्टार्ट होता है, जिसमें हमारी फर्स्ट क्लास हमारे सीनियर या अपन कहें कि किसी कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा, सेना के उच्च अधिकारी द्वारा हमारी एक क्लास ली गई थी।
जो कि कारगिल वॉर हुआ था 1999 में। उसके बाद ऑपरेशन जालिम खंजर चलाया गया था जो कि 22 जनवरी 2000 को चलाया गया था। तो इसके बारे में हमको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये हुआ था, तो ये हमको इसके बारे में सारा डिटेल दी गई थी। इसकी डिटेल्स को ऑफिशियली रखा गया था, तो हम भी इतनी इसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं, खाली ये दे सकते हैं हमारी एक क्लास हुई थी, इसमें हमको चीज़ें सीखने को मिली थी। फिर सेकंड क्लास हुई थी इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट के बारे में कि इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है। जैसे फेज 1 होता है जिसमें रिटन टेस्ट होता है, फिर वो क्लियर होने के बाद फेज 2 होता है, उसमें फिजिकल टेस्ट होता है ना। और फरवरी मार्च में इसके नोटिफिकेशन और फॉर्म्स चालू हो जाते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आप सारी चीज़ें जानते हैं शायद, है ना। फिर इवनिंग में वही स्पोर्ट्स वगैरह होता है। और फिर हमारा आ जाता है एनुअल ट्रेनिंग कैंप का डे 9, जिसमें हमारी क्लास होती है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के द्वारा। देखो जिसको अपन हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। आपदा दो प्रकार से हो सकती है, एक मैन मेड हो सकती है, दूसरी नेचुरल हो सकती है। मैन मेड में जैसे बायोलॉजिकल हो गया, एंड 1984 में गैस ब्लास्ट, ये मैन मेड कहा जा सकता है। इसके अलावा कोविड-19 ये भी मैन मेड आपदा थी। इसके अलावा जैसे अपन नेचुरल में देखिए चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये सभी नेचुरल डिजास्टर है ना। तो हमको इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि कैसे आप इस ऐसी कंडीशंस में सिविलियंस के हेल्प कैसे कर सकते हो, उनको बचा कैसे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हमको इसमें सिखाई जाती है। अब जैसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखो एनडीआरएफ की अपने को जरूरत कैसे पड़ी। 1919 में उड़ीसा के अंदर चक्रवात आया, उससे 10 से 15 हज़ार लोगों की मौतें हुई। उसके अलावा फिर 2001 के अंदर गुजरात और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से तो अपना रिलेशन नहीं है, लेकिन जहाँ पर अपन ह्यूमन्स की बात करते हैं तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। गुजरात में जो भूकंप आया था उसमें 26 जनवरी 2001 में, और फिर 2004 के अंदर सुनामी हुई थी दक्षिण भारत में। तो इन चीज़ों को देखते हुए एनडीआरएफ की स्थापना की गई, है ना। तो जब उड़ीसा में आया तो 10 से 15 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई। जब भूकंप में आया तो गुजरात और पाकिस्तान में 20 से 30 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई। 2004 के अंदर दक्षिण भारत में भूकंप आया। उसके अलावा एनडीआरएफ 2005 में इसकी स्थापना की गई। एक्ट 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसके लिए इसका चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। अभी इंडिया में टोटल एनडीआरएफ की 16 बटालियंस काम कर रही है। राजस्थान एंड गुजरात की 6th बटालियन एनडीआरएफ वडोदरा गुजरात में है। फिर स्टेट लेवल पर देखते हैं तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका देखिए तो मुख्य सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखते हो डीडीएम या सिविल डिफेंस आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसका अधिकारी जिला कलेक्टर होते हैं। अब अभी अपने लास्ट देखा था कि इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री टू हेल्प अर्थक्वेक हिट टर्की अकॉर्डिंग टू टर्किश एनुअल फर्स्ट सोयल, है ना। तो इंडिया क्या है, फर्स्ट पहली कंट्री जो बना वो टर्की की हेल्प करने के लिए, जो वहाँ पर अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, उसकी हेल्प करने के लिए। इंडिया इमीडिएटली सेंड एनडीआरएफ स्क्वाड फॉर रेस्क्यू ऑपरेशंस इन अफेक्टेड एरियाज ऑफ टर्की ऑन द इवनिंग ऑफ 6 फरवरी 2023 यानी 2023 में हेल्प करने वाला पहला देश अपना इंडिया बना। अब इसके बारे में अपन और देखते हैं कि इन्होंने हमको क्या क्या सिखाया। देखो इस कंडीशंस में ब्लड कंट्रोल कैसे किया जाता है, फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है, सीपीआर कैसे और किसको दिया जाता है। पानी में डूबते हुए व्यक्ति को या डूबे हुए को इलेक्ट्रिक, जिसको शॉक लगा हो, हार्ट अटैक को, और मृत या जीवित व्यक्ति को कभी सीपीआर नहीं दिया जाता है। 1 मिनट के अंदर 100 से 110 बार ये सीपीआर दिया जा सकता है, जिसको 3 टुकड़ों में दिया जाता है, 30 बार, है ना। और फिर लास्ट क्या होता है कि हमारा एनुअल ट्रेनिंग डैम जो 11वां था उसके दिन फिर हमको आफ्टरनून में बड़ा खाना कहा जाता है फौज के अंदर, वो अपने को लंच करवाया गया। फिर हमारी कल्चर एक्टिविटी हुई, फिर इवनिंग में कैंप क्लोजिंग हुआ, और हमारे जो सीईओ कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। फिर लास्ट डे आता है एनुअल ट्रेनिंग कैंप डे 10। यहाँ पर हमको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करा गया, जहाँ पर हमने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया, अपने रूम्स को क्लीन एंड सेट किया। फिर हम सीएचएम को रिपोर्ट किया। सीएचएम को रिपोर्ट करने के बाद सभी सीनियर्स को जहन विश किया और अपने कॉलेज आ गए। ऐसे करके हमारी ये पूरी ओवरऑल जर्नी जो कि काफ़ी मज़ेदार हुई, हम सब ने इसको काफ़ी इन्जॉय किया। तो इसमें आपको क्या नई चीज़ सीखने को मिली, कोई चीज़ तो आप कमेंट कर सकते हैं।
और अगर वो आपका कोई सुझाव है तो दे सकते हैं। जय हिंद ऑल ऑफ यू।